ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं। संधि के पहले दो जो भेद थे उनका अध्ययन हमने पिछले दो भागों में किया था। पहले भाग के अंतर्गत हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था और दूसरे भाग के अंतर्गत हमने व्यंजन संधि का अध्ययन किया था। और आज हमारा तीसरा भाग और तीसरे भाग के अंतर्गत हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्वर संधि में किसका किसके साथ मेल होता है, जो हमने पहले भाग के अंतर्गत पढ़ा था। उसी तरह से व्यंजन संधि के बारे में भी पढ़ा था और आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये जो संधियां है, तीनों जो संधि है, संधि के जो तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये जो तीनों संधियां है ये मुख्य रूप से ये 6 नियमों के आधार पर काम करती है। जैसे कि 6 नियम हो गए। पहला नियम हो गया स्वर संधि का नियम। जो स्वर संधि का जो पहला नियम है उसके अंतर्गत आता है स्वर का स्वर से मेल। स्वर का जहां स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक तरह से ये परिभाषा भी इसकी यही है। जब पहला नियम है वो होता है स्वर का स्वर से नियम। और व्यंजन संधि के अंतर्गत 3 नियम कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत व्यंजन का स्वर से मेल और स्वर का व्यंजन से मेल और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। और विसर्ग संधि 2 नियमों के आधार पर कार्य करती है, जहाँ विसर्ग का व्यंजन से मेल होता है और विसर्ग का स्वर से मेल होता है और विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से यदि देखा जाए, मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये जो संधि है, ये जो संधि के जो नियम है, इन्हीं नियमों के आधार पर ये पूरी संधि कार्य करती है। और ये जो है इसकी परिभाषाएं जो है इन्हीं नियमों के आधार पर बनी हुई है। यदि आप सबको यदि ये नियम पता है तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं नियमों से निकलकर परिभाषा बनी हुई है। जैसे देखिए, स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं, जहां स्वर का स्वर से मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी तरह से व्यंजन संधि की भी यही परिभाषा है। देखिए, व्यंजन का जहां व्यंजन का स्वर से और स्वर का व्यंजन से मेल हो और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह से विसर्ग संधि भी परिभाषा इन्हीं नियमों से निकलकर आई हुई है। देखिए, जहां विसर्ग का व्यंजन से और विसर्ग का स्वर से मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से इन 6 नियमों के आधार पर मूल रूप से जो हमारी जो संधि है वो कार्य करती है और इन्हीं 6 नियमों द्वारा संधि की परिभाषा भी बनी हुई है। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। देखिए, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद, जैसे यहाँ नियम में बताया गया है, विसर्ग के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर कुछ भी आ जाए, इन दोनों के आने के बाद में जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। इस तरह से विसर्ग संधि जो है वो कई नियमों के आधार पर कार्य करती है। हम उन नियमों को देखेंगे। तो हम देखते हैं विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के पहले नियम के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है स। जो तीनों स है वो जो परिवर्तित होके बनते हैं उसका अध्ययन किया गया है। स में विसर्ग का स में परिवर्तन, इन तीनों का अध्ययन किया है। यदि विसर्ग संधि के नियमों के अंतर्गत कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले इन्हीं ये जो स वाले नियम है यही आए, इसके अंदर अ आ और ई वाले नियम भी आ सकते हैं, लेकिन हम स इनका अध्ययन कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो नियम है वो जो पंक्तिबद्ध जैसे आए हुए पहला नियम यदि मैंने बताया तो आप इसी नियम के आधार पर कार्य करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि स में परिवर्तन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसी के अंतर्गत देखते हैं। हम देखते हैं जैसे जो 5 जो वर्ग है, क वाले, च वाले, ट वाले, त वाले और प वाले, जो स्पर्श व्यंजन के जो 5 जो वर्ग है उनके जो पहले जो अक्षर होते हैं, पहले 2 जो अक्षर होते हैं उनके आधार पर ये नियम कार्य करता है। देखिए, जैसे क है, इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो विसर्ग होता है वो विसर्ग ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। और अपवाद स्वरूप कई जगह उसका स में परिवर्तन होता है। इसी तरह जो पैफ है उसका भी जो विसर्ग है वो विसर्ग ही रहता है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग ही रहता है और कई जगह स होता है। लेकिन कई जगह मात्राओं के आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत क और ख और प और फ का स में परिवर्तन होता है। उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं। तीनों जो स है उसका अध्ययन करते हैं। उसके अंतर्गत देखिए च, छ, श,
ये आता है और स बन जाता है। स कौन सा? आधा हलंत वाला स बन जाता है। विसर्ग जो होता है वो स बन जाता है। इसी तरह से ट ठ और जो षटकोण वाला जो स है वो विसर्ग, जो ये विसर्ग जो है वो श बन जाता है। इसी तरह से त थ और जो स है वो जो विसर्ग आएगा वो विसर्ग ये स बन जाएगा। देखिए जहाँ च छ और स आता है, विसर्ग के बाद यदि इन तीनों में से कुछ भी आता है तो विसर्ग जो है वो आधा स बन जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि ट ठ श इनमें से यदि कुछ भी आता है तो ये श बन जाएगा। इसी तरह से त थ स और इन विसर्ग के बाद यदि त थ स में से यदि कुछ भी आता है तो वो श बन जाएगा। इस तरह से देखिए विसर्ग प्लस इसमें से आए कुछ भी, विसर्ग प्लस कुछ भी आए, इसी तरह से विसर्ग प्लस इनमें से कुछ भी आए तो ये बन जाएगा, स बन जाएगा। इस तरह से कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए नी है प्लस चय, जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए नी है प्लस चय, यानी यहाँ विसर्ग आया है और यहाँ च आया है। अब ये जो विसर्ग है वो च और छ वाले नियम के अंतर्गत च और छ जो है वो किस में बनता है? श में बनता है। इस तरह से च और छ जो है वो श में बनता है। इसी तरह से जो विसर्ग है वो च के अनुसार किस में क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। जो विसर्ग है वो परिवर्तित होके स बन गया। इसी तरह से नी है प्लस चल, इसमें भी यही लागू हो रहा है नियम। च आया है और यहाँ विसर्ग आया है तो ये हो गया निश्चल। अब यहाँ आया है छ, तो छ के अंतर्गत देखिए विसर्ग और छ आया तो च और छ, जहां च और छ हो वहां निश्चल। ये जो विसर्ग है छ के अनुसार स बन जाएगा। इसी तरह से निश्चिंत च के अनुसार बदल गया। नी है प्लस तेज, अब जो ये विसर्ग है और ये तय है, तय वाली लाइन के अंतर्गत हमने देखा था जो तय है जो वो तय थे और ये स अगर आता है तो क्या बन जाता है? स सड़क वाला बन जाता है, यानी छोटा स बन जाता है। तो यहाँ तय आया है तो तय विसर्ग जो है वो स बन गया और तेज निस्तेज। इसी तरह से कह प्लस चित कश्चित, दू है प्लस तर हो गया दुष्तर, नी है प्लस ठुर, ट और ठ इसके अंतर्गत आया है ट और ठ। यदि ट और ठ और जो ये श है षटकोण वाला, इसमें से यदि कुछ भी आए और विसर्ग आ जाए सामने तो ये जो ठ है ठ के अनुसार ये विसर्ग षटकोण वाले जो स है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से धनु प्लस टंकार, तो ट यदि आ जाता है, ठ यदि आ जाता है और सामने यदि ये श भी आ जाता है तो ये बदल के विसर्ग जो है बदल के वो आधा श बन जाएगा, श षटकोण वाला बन जाएगा। तो ये धनुष टंकार। इसी तरह से दू प्लस शासन, पहले नियम के अंतर्गत बड़ा वाला स शासन, दुशासन, दू है प्लस साहस, तीसरा स, तीसरे जो पंक्ति है त थ और स वाले उसके अनुसार स आ गया। नी प्लस संदेह, निसंदेह हो गया। इस तरह से ये जो संधि है ये स वाली है। ये तीन जो वर्ग है इन तीनों वर्गों के जो पहले दो जो वर्ण आते हैं उनके आधार पर कार्य करती है। और जो पहले दो वर्ण आते हैं वो परिवर्तित होके स षटकोण वाला और स सड़क वाला इन सब में परिवर्तित हो जाती है। अब दूसरे नियम के अंतर्गत क्या होता है कि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद क्या आए? क और ख आए अथवा प और फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि पहले नियम के अंतर्गत हमने क और ख और प और फ को छोड़ा था, तो अब इस नियम के अंतर्गत इन्हीं के बारे में है। देखिए विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रजह प्लस कर्ण हो गया रजय कर्ण। जैसे ये रजय प्लस कर्ण है ये दो नियमों के अंतर्गत आता है। एक ए के नियम के अंतर्गत आता है जिसमें ओ बन जाता है, ये वो नियम आगे देखेंगे हम। उसमें ये रजो कर्ण हो जाता है। इसी तरह से इसमें रजय प्लस कर्ण, रजय कर्ण, जैसे ऐसे कई अपवाद स्वरूप कई ऐसे शब्द होते हैं जो दो नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखिए अंतः प्लस करण, अंतःकरण, तो ये हो गया अंतःकरण। ऐसे ही अंतः प्लस पुर, ये अंतःपुर हो गया। दु है प्लस ख, दुख हो गया। प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल हो गया। इस तरह से विसर्ग के बाद में क आए, प आए, ख आए और फ आए तो विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब उसी नियम के अंतर्गत देखते हैं यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का श बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ नियमों के अंतर्गत जो क प और जो क ख प फ जो है वो श बन जाते हैं, तो वो इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए क ख प फ, तो देखिए यदि विसर्ग के पहले ई उ
स्वर हो तो विसर्ग का से बन जाता है। देखिए यहाँ आया ये ई आया, ठीक है, नी के साथ न के साथ ई की मात्रा आई है, तो ये ई आया स्वर विसर्ग से पहले और बाद में आया क, तो ये हो गया निष्कपट। इसी तरह से ऊ आया दू के साथ द के साथ में ऊ की मात्रा आई है, तो ये ऊ आया है विसर्ग से पहले और बाद में आया क, तो ये हो गया दुष्कर। इसी तरह बाकी के उदाहरण भी देखते हैं। चतुर प्लस पाद, ऊ आया प आया विसर्ग से पहले ऊ आया, चतुष्पाद। निष्कलंक, निह पाप और निह प्लस फल, ये हो गया निष्फल। देखिए फ के पहले और जो विसर्ग है उससे पहले ई की मात्रा है, तो ये हो गया निष्फल। इसी प्रकार दुह प्लस कर्म, ऊ आया है विसर्ग से पहले, विसर्ग है ये, इससे पहले ऊ आया है, ये जो विसर्ग है इससे पहले ही ई और ऊ आए, और यदि बाद में क ख प फ आए तो ये षटकोण वाला स बन जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे संधि के तीसरे नियम का। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले अ, जो विसर्ग लगा हुआ है उसके पहले अ हो ओ तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो विसर्ग ओ बन जाता है। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो वर्ग जो होते हैं, जैसे क का वर्ग है, च का वर्ग है, ट त प, ये जो पांचों वर्ग है उनके जो से जो पहला और जो दूसरा होता है वह अघोष व्यंजन माने जाते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा होता है उसे घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए अघोष और घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये सारे अघोष व्यंजन है और ये सारे घोष व्यंजन है। जो तीसरा चौथा जो पांचवा होता है वो घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए तो जो ये है, जो ये जो संधि है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्ग के जो तीसरा और चौथा पांचवा व्यंजन, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन आए यानी घोष व्यंजन आए, और य र ल व है ये आए और अ आए, तो जो विसर्ग के पहले अ आए और जो घोष वर्ण है वो आए, घोष व्यंजन जो है वो आए, तो विसर्ग ओ बन जाता है। तो इसके अंतर्गत विसर्ग ओ बन जाता है। देखिए यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो विसर्ग ओ बन जाता है। देखिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए यदि य र ल व है तो विसर्ग जो है वो ओ बन जाता है। अब देखिए देखते हैं अधः प्लस गति, जैसे विसर्ग के पहले अ आया है, विसर्ग के पहले भी अ आया है और बाद में कोई भी घोष वर्ण, जैसे ग क्या है, पहले क जो वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो ये बन गया ग। ग क्या है, तीसरा व्यंजन है, तो ये क्या है, घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण के अनुसार और पहले क्या आया है, विसर्ग से पहले अ आया है, यहाँ क्या आया है, अ आया है, और ये घोष व्यंजन है और ये जो है ये घोष व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है वो बन जाएगा ओ, तो ये बन गया अधोगति। इसी तरह से प्यह पयह प्लस द, विसर्ग के पहले अ आया है और बाद में व्यंजन तीसरा वर्ग का तीसरा जो व्यंजन है वो आया यानी घोष वर्ण आया है, तो ये बन गया पयोदी। यहाँ पे होगा पय प्लस दी, होगा पय प्लस दी, तो ये हो गया पय प्लस दी, तो ये हो गया पयोदी। इसी तरह से मनः प्लस योग, ये हो गया मनः प्लस योग, अ आया विसर्ग से पहले और य र ल व है, कोई भी घोष व्यंजन आए या फिर ये र ल व है, इनमें से यदि कुछ भी आए तो विसर्ग ओ बन जाता है। तो यहाँ आया है, यहाँ ऊपर तो जो है वो आए थे घोष व्यंजन और यहाँ आया है ये र ल व है, इन पांचों में। अब देखिए तीसरे नियम के अंतर्गत ही हम एक और नियम देखते हैं कि अ आ विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो र बन जाता है, यानी अ आ के अलावा यदि विसर्ग से पहले कोई भी दूसरा स्वर हो तो वो क्या बन जाता है, र बन जाता है, र आधा र बन जाता है। अ आ के अलावा यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो वो र बन जाता है। जैसे यहाँ पे नी, विसर्ग से पहले ई आया है, ई स्वर आया है और यहाँ पीछे गुण, तो ये जो ई आया है तो ई के अनुसार ये विसर्ग जो है वो र बन जाएगा। या मतलब कि अ आ जो है वो नहीं आने चाहिए। उसके अलावा यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आता है तो वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। इसी तरह से दुह प्लस मुख, यहाँ उ स्वर आया है विसर्ग से पहले, दुर्मुख हो गया, बहि प्लस मुख ये बहिर्मुख हो गया, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग हो गया, यहाँ देखिए दु उपयोग, तो जो उ है वो रह गया और विसर्ग जो है वो र बन गया और ऊ इसमें शामिल हो गया, तो ये भी दू के बाद में ये र भी क्या बन गया, रू बन गया, तो ये हो गया दुरुपयोग। इसी तरह से देखिए नी है प्लस आशा, तो जो नी है
वो रह गया। विसर्ग जो है ई के अनुसार ए आ से के अलावा जो भी स्वर है वो आना चाहिए, तो ये रे बन गया, रे के साथ ये आ शामिल हो गया तो ये निराशा हो गया। इसी तरह से निर्जर, ये दुर्गुण और निर्यात। इस तरह से अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे कि ए आ के अलावा, ए आ के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई भी स्वर विसर्ग से पहले हो तो वो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब आते हैं हम चौथे नियम की तरफ। ये देखिए, यदि विसर्ग के आगे रे, जो विसर्ग है उससे आगे रे, यानी जो दूसरा पद है उसमें पहला जो वर्ण है वो रे होना चाहिए। व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व जो स्वर होता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जो ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ बन जाता है। शर्त क्या है, विसर्ग के दीर्घ बन जाता है। शर्त क्या है, विसर्ग के आगे रे, विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ बन जाता है। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे नी है प्लस रोग, नी है प्लस रोग, ई आया है लेकिन ई ह्रस्व स्वर है। विसर्ग के बाद क्या आया है, र आया है। जैसे यहाँ भी ई आया था लेकिन यहाँ विसर्ग के बाद क्या आया था, ग आया था। इसमें शर्त क्या है कि विसर्ग के आगे क्या होना चाहिए, र होना चाहिए। इस तरह से यहाँ नी है प्लस रोग, तो ये हो गया जो ह्रस्व जो स्वर था, विसर्ग के पहले का जो स्वर होता है वो बड़ा बन जाता है, ये हो गया निरोग, दीर्घ बन गया। ऐसे ही नी है प्लस रस नीरस, नी है प्लस रज नीरज, नी है प्लस रव नीरव। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे कि ये नमस्कार है, जैसे कि क के अनुसार यदि देखें तो वो श आना चाहिए षटकोण वाला, और लेकिन यहाँ क्या आया है, ये आया है स, जो कि उस नियम के अंतर्गत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कई कई शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तन में अलग हो जाते हैं, जब उनका संधि विच्छेद करते हैं तो वो नियमों के विपरीत चले जाते हैं। इस तरह से कुछ ये शब्द भी है, जैसे नमस्कार है, पुरस्कार है, भास्कर है, और कुछ और भी शब्द होते हैं जो, कई शब्द तो ऐसे होते हैं जो 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 दो दो नियमों के अंतर्गत आते हैं, और कई शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों से अलग हटकर उनका संधि विच्छेद होता है। इस तरह से आज हमने संधि पूरी की, आज विसर्ग संधि भी पूरी की, और जो दो संधियां थी वो दो भागों में आगे हम पूरी कर चुके हैं। अब आगे हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछिए।